आइए आइए। आगे नहीं हो तो आ जाओ ना, आगे वाला तो चेयर सब खाली। आगे आ जाओ, आगे जगह है, सब आगे खाली है। पीछे बैठ के बातचीत करना है नहीं तो फिर आज टेस्ट ले लेते हैं आप लोग का। आज सब लोग आए भी हो आप लोग, नहीं हैं? तो उससे क्या हुआ, कोई रिवाइज नहीं किया है। चलिए चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट लास्ट क्लास में स्टार्ट किए हुए थे हम लोग यहाँ तक है। मौर्य सिविलाइजेशन, हाँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो मौर्य सिविलाइजेशन कहाँ से आ गया उसमें? हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाँ ठीक। चलिए ये क्या होता है, सबसे पहले इसमें आप लोग ये समझिए। तो एक सिस्टमेटिक ये इकोनॉमिक रिकॉर्ड होता है ना। सिस्टमेटिक मतलब एक व्यवस्थित तरीका से क्या है, इकोनॉमिक रिकॉर्ड। किस चीज का है ये रिकॉर्ड? तो ये कि टोटल कैपिटल इनफ्लोज टुवर्ड्स इकोनॉमी एंड टोटल कैपिटल आउटफ्लोज टुवर्ड्स इकोनॉमी, है ना। एक अगर इसको बहुत ही सिस्टमेटिक records of economic transactions, ठीक है। अगर इसको बहुत ही सरल भाषा में इसको समझा जाए तो ये यही है, क्या है ये, एक व्यवस्थित तरीका से ये रिकॉर्ड है किस चीज का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, है ना। जो भी आपकी आर्थिक प्रविष्टियां होती हैं और कहाँ ये हो रही है, तो इन योर इकोनॉमी। इकोनॉमी तो इकोनॉमी में दो ही चीज हो सकता है, क्या, या तो कैपिटल इनफ्लोज होगा या कैपिटल आउटफ्लोज होगा, है ना। मतलब कि या तो कैपिटल आपके यहाँ आएगा या तो कैपिटल यहां से जाएगा, है ना। तीसरी स्थिति जो है वो क्या है, वो एक आइडियल सिचुएशन है, जैसे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं कि भाई जितना गया उतना आ गया, है ना। लेकिन सामान्य तौर पे जब इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, समझ रहे। तो अब इसमें है कि अब अगर मान लीजिए कि इनफ्लोज ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा क्या आ रहा है, आपके यहाँ कैपिटल आ रहा है, तो अगर इनफ्लोज ज्यादा है और आउटफ्लो जो है वो क्या है, वो कम है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि ये सरप्लस है ना। क्या हो गया, सरप्लस है। और अगर आपका इनफ्लो जो है उससे ज्यादा क्या है, आउटफ्लो है, तो ये क्या क्या कहा जाएगा, डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब कि आप कहाँ है, घाटे में है, ठीक है। अब जैसे कि ठीक वैसे ही आपको ध्यान में होगा कि जब बजट और पब्लिक फाइनेंस हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि एक्सपेंडिचर आपका जो वहां पे आप देखे होंगे, इफ योर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू, in this case you will be in a position of deficit। और जब आपका एक्सपेंडिचर क्या था और रेवेन्यू आपका जब था, वो जब ज्यादा होता था, तो इस केस में हम क्या बोलते थे, सरप्लस। मतलब कि आप क्या है, हाँ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट टर्म यूज मत कीजिए, प्रॉफिट एक अलग सेपरेट टर्म होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितनी आपकी लागत है ना, जैसे कि ये एक कॉस्ट इसको बनाने में, तो इसको बनाने में अगर हमको 10 रुपए मेरी लागत है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कॉस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है तो इसमें अभी टैक्सेशन, जैसे नेशनल इनकम भी आप लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या है कि वो पार्ट अभी नहीं आता, लेकिन जैसे ही ये मार्केट में आया और हमने इसको 15 रुपए में बेच दिया, ये जो 5 रुपया है ना, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। मतलब कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, और जो आपका क्रय मूल्य है,
जो खरीदने वाला, परचेजिंग प्राइस। तो जब आपका सेलिंग प्राइस जब आपके परचेजिंग प्राइस से ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो इसको लाभ कहते हैं। ठीक है, ये एक सरल और काफी जो है आसान तरीके से इसको समझिए। फिर उसके बाद से है कि जब आप प्रॉफिट जब आप कहते हैं ना, तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर 10 रुपए में आपने क्या किया, 10 INR जो है आपका, ये हो गया आपका परचेजिंग प्राइस, और आपका जो है 15 INR जो हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो 15 माइनस 10 हो गया, ये 5 INR इंडियन रुपये आपका क्या हो गया, इसको आप प्रॉफिट कह रहे हैं। ठीक है, और अब ऐसी स्थिति है कि ये 5 INR जो आपकी प्रॉफिट है, इसके साथ साथ जो मान लीजिए जो व्यक्तिगत खर्चे या फिर और भी कहिए, इस पे टैक्स पार्ट आपको देके, और टैक्स आपको देना पड़ जा रहा है मान लीजिए 6 INR, 6 रुपया। तब प्रॉफिट में है कि आप कहाँ है, आपकी क्या स्थिति है। तो आप जो 10 रुपए में आप खरीदे, ये सही है कि आपने 15 रुपए में बेचा, लेकिन जो टैक्स है वो कितना देना पड़ा, 6। तो आप अल्टीमेटली कहाँ आ गए, 9 पे। तो इसलिए प्रॉफिट इटसेल्फ इज ए वेग टर्म। किसमें किसमें फाइनल कॉस्ट प्राइस 16 कहाँ हुआ। आप अभी भी समझिए, जैसे इसको हमको बनाने में, तो बनाने में क्या है, इसमें खर्च आया 10 रुपया। जैसे रॉ मटेरियल हम इसको खरीदे, इसका मान लीजिए कि बनाने वाला जो लेबर है उसको लेबर कॉस्ट देना पड़ा। आप कहीं कोई मान लीजिए कि एक जगह रखे हुए हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वर्कशॉप है आपका, उसका आप रेंट देते होंगे। ये सब लेके इस एक यूनिट पे जो आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10। ठीक है, और जब आप इसको बेच रहे हैं, तो जो आप मार्केट में मान लीजिए कि ये खरीदने आ गए कि ये प्रोडक्ट आपका बन गया, आप हमको ये बेच दीजिए, आप 15 रुपए में बेचिए, ये जो 5 रुपया है ना, ये प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा पक्ष है कि एक तरफ तो आप प्रॉफिट इसको कह रहे हैं, लेकिन इस पे आपको क्या देना है, इस पे टैक्स भी देना है, अदर और भी कौन, और वो जो खर्च है वो कितना आ जा रहा है, 6 INR। तो आप क्या कहेंगे कि आप प्रॉफिटेबल हैं 10 से फिर, हाँ 9 पे। हाँ, तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो है एकदम प्योर नंबर जो है, इस पे आप नहीं जाइए। तो जो प्रॉफिट कहा जाता है वो यही डिफाइंड है। कहाँ डिफाइंड है कि आपने कितना लगाया और कितना आपको मिला, इसके बीच का जो डिफरेंस है। आप 6 घंटा डेली आपको पढ़ना, जैसे किसी ने आपको कहा कि 8 घंटे डेली पढ़ लो, 1 महीना तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो अब 8 घंटा जो है आपने 8 आवर क्या किया, 1 महीना तक 30 दिन तक आपने पढ़ाई की। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, 240 आवर्स। अब इसको मैकेनिकली आप सोचिए तो 240 आवर्स। अब इन्होंने क्या किया कि ये अपने जो स्टडी टाइम को 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटा इन्होंने कर दिया। तो इनको कितना देर लगेगा, 1 सेकंड आ रहा है, तो थोड़ा सा कंप्लीट कर दें। तो इतना कितना इनको लगेगा, तो कितना दिन लगेगा, 12 घंटा पर डे अगर है 20 डेज, तो 20 दिन में ये पढ़ जाएंगे। तो ये एग्जाम जो है ये क्या है, ये हाँ क्या पूछ रहे थे आप, कौन। हाँ, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च आपका ज्यादा हो रहा है रेवेन्यू से, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। ठीक तो है, रेवेन्यू का मतलब हो गया एक तरह से आप इनकम कह लीजिए इसको, राजस्व मतलब कि जो आप जो कर समझ रहे हैं। तो जब भी आप क्या कर रहे हैं कि खर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो अब ये समझिए ये क्या है कि 20 डेज में ही इन्होंने वो कार्य पूरा कर लिया है। ये क्या है, ये मैकेनिकल थिंकिंग है, समझ में आई बात। अब ये है कि अब आपने ये जो 8 आवर्स में यील्ड क्या है, यील्ड मतलब कि 8 घंटे में आपने एक ही चैप्टर पढ़ा, नंबर ऑफ आवर्स तो आपने 8 घंटा ही दिया है, लेकिन आपने पढ़ा एक चैप्टर है। तो क्वालिटी रीडिंग जिसकी ज्यादा बेहतर होगी वो 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ के वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब उसका आउटपुट क्या है वो ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यहीं पे इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिफाइन हो रहा है। यही बात इसके साथ भी है, प्रॉफिट के साथ भी है।
ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है कि लागत इतना है और उसके बाद से आपको मिल रहा है। इसलिए प्रॉफिट हर एक जगह जो है ये टर्म, ऐसा नहीं कि जो आपका नंबर बड़ा है और इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि प्रॉफिट आपका इनकम है कि नहीं, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये आप लोगों को बताए भी थे, है ना। तो जो इनफ्लोज होगा, अब इसमें एक चीज लिख लीजिए, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये हमेशा ये क्या होता है, ये इनकम की कैटेगरी में आता है। ये जितने हैं आए, तो जब भी इनफ्लो होगा आपके यहाँ या रेवेन्यू, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आप रेंट जो है उसमें क्या कर रहे हैं, ये तो वो रेंट आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जो भी रेंटल इनकम, ये नेशनल इनकम में भी आप लोग को बताया। और यही चीज किसके लिए लागू होता है, एक पूरे इकोनॉमी में यही चीज एक कॉर्पोरेट के लिए लागू होता है, यही चीज। और वही बात क्या है कि आपका डिविडेंड। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम क्या कर रहे हैं कि कैपिटल कितना आया आपके यहाँ और कैपिटल कितना आपके यहाँ से गया, इसी का जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है वो क्या है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व्स, या इसी को बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। कौन कौन से, ये 3 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब जो आप ट्रेड करते हैं इसमें ध्यान दीजिए कि जो आपने ट्रेड किया, ट्रेड एंड सर्विसेज, व्यापार, अब इसमें दोनों चीज है, इसमें वस्तुएं भी हैं और इसमें सेवा भी है ना। अब इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रेड और जो सर्विसेज आप कह रहे हैं, तो अब इसमें होता है एक बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब कि बीओटी जिसको कहते हैं। तो अब ट्रेड में क्या होगा कि इसमें एक विजिबल और इनविजिबल्स, है ना। विजिबल्स जिसको दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो दिख रहा है, और इनविजिबल्स जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो नहीं देख पा रहे हैं मतलब ये क्या है कि विजिबल है मतलब कि फिजिकल गुड्स है ना। जैसे कि इस कलम को हम यूएस में, अमेरिका में ले जाके क्या किए, इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो दिखाई दे रहा है, क्या जा रहा है यहां से, ऐसी कलम जा रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सेवाएं दे रहे हैं, जैसे यहां से कोई डॉक्टर गया और वो क्या कर रहा है कि अमेरिका में कार्यरत है, तो आपने क्या एक्सपोर्ट किया, सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया। डॉक्टर को आपने, जैसे कि किसी ने फोन करके, जैसे कॉल सेंटर वगैरह में भी आप देखते होंगे कि फोन कोई कर रहा है, तो फोन भी कर रहा है और आपको एक कंसल्टेंसी के तौर पे, जैसे आपको एक सलाह की जरूरत हुई, उसने फोन पे आपको क्या किया, सेव, और उसके लिए आपने कुछ सेवा शुल्क उसको दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये अदृश्य है, इनविजिबल्स है, सर्विसेज आपने लिया, लेकिन पैसा क्या, पैसा तो जा रहा है या पैसा आ रहा है, यही आप पेमेंट, जैसे ही आपने पेमेंट किया तो ये क्या हुआ, कोई रिसीवर होगा और कोई गिवर होगा, यही दो चीजें है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हो गई और आपने कोई यूएस में बैठा कोई डॉक्टर है, उससे आपने फोन से वो कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है विजिबल जो है आप आ जाइए, आपने अपने कैमरा का इस्तेमाल किया, आप उसके सामने बैठे, आपने रिपोर्ट सेंड किया, उसने क्या एडवाइस दिया और कोई दवा उसने। अब आपको पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन आपने पेमेंट कर दिया, तो कैपिटल कहाँ गया, आउटसाइड योर टेरिटरी, इंडिया के बाहर गया, तो कैपिटल आउटफ्लो हुआ। तो ये क्या हुआ, ये अपने एक सर्विसेज लिया, ये ट्रेड और सर्विसेज, तो ये विजिबल है कि इनविजिबल है, इनविजिबल है। अब एक क्या है कि विजिबल, विजिबल मतलब कि दिखाई दे रहा है कि सामान आ रहा है, सामान आप रखे, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये इनविजिबल्स है। तो अब इसमें ये जो 3 कंपोनेंट होते हैं,
तो अब इसमें ये कैपिटल अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया और ऑफिशियल रिजर्व्स हो गया। तो जो आपका पहला कैपिटल अकाउंट है इसके अंतर्गत जो आपके हैं ये हो जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कैसे कोई बाहर का व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में निवेश कर सकता है, तो उसका क्या तरीका है, एक तो सीधे वो क्या करें यहाँ पे, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं एफडीआई, है ना। वो क्या करेगा कि जैसे कि नाम ही आप देख रहे हैं ये क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मतलब कि वो यहाँ पे आए कोई विदेश की कंपनी, वो क्या करे यहाँ पे आपको मान लीजिए पटना बोरिंग रोड में क्या किया, एक लैंड लिया फिर उस पर एक बिल्डिंग बनाया, उसके बाद से उसने ऑफिस यहाँ पे कुछ बनाया, ठीक है। इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है यहाँ से थोड़ी दूर कहीं मान लीजिए कोई रूरल एरिया में वहां पे उसने क्या बनाया, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया, यहाँ ऑफिस खोला और फिर क्या किया एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब अब एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ यहाँ पे, और वो यहाँ पे कार्य अपना जो है स्टार्ट कर दिया, काम करना जो है वो शुरू कर दिया। इसको क्या बोलते हैं एफडीआई, मतलब प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है कि एक स्टैंड जो है ये लिया जा रहा है, मतलब कि एक आप यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ऑफिस अपना ये आई। अब ये हो गया। दूसरा क्या है कि एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे वो निवेश कर रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं एफआईआई। जैसे कि वो क्या किया कि आपके कैपिटल मार्केट में, आपका जो स्टॉक मार्केट है उसमें उसने क्या किया, वो निवेश किया, या आपके यहाँ कोई कंपनी है उस कंपनी में क्या किया, उसने अपना एक स्टेक को ले लिया, मतलब कि वो केवल पैसे के तौर पे आपके यहाँ निवेश कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं ये एफडीआई में कि वो पूरा आपके यहाँ आके एक सेटअप बना रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्री बनाया, ऑफिस बनाया, फिर अदर जो है ये। तो अब ये जो है एफडीआई और ये एफआईआई, इसके अलावे और क्या हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ईसीबी जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, है ना। जैसे आपने क्या किया कर्ज के तौर पे आपने दूसरे जो है सो कंट्री से क्या लिया, कर्ज आपने लिया। तो ये जो होते हैं कंपोनेंट क्या होता है, ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और करेंट अकाउंट जो हो गया, आगे बढ़े, करेंट अकाउंट। अब जो करेंट अकाउंट है इसके अंतर्गत आपका जो है वो हो गया आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। तो करेंट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, कोई भी गुड्स जो है या कोई भी आपके पास जो है मान लीजिए वस्तु है, उसको आप क्या कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक टेरिटोरी के बाहर उसको बेच रहे हैं। एक मतलब इसको एकदम सरल भाषा में समझिए, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं टेरिटोरी के बाहर बेच रहे हैं। तो जैसे ही इसको हम सेल करेंगे तो पैसा कहाँ आएगा, आपकी टेरिटोरी में, ठीक है। और जब इंपोर्ट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं बाहर से कोई सामान ला रहे हैं और पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये कैपिटल आउटफ्लो होगा और कैपिटल इनफ्लो होगा तो एक्सपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, और यहां भी आप देखिएगा इक्वेशन के तौर पे, तो एक्सपोर्ट में से आप इंपोर्ट को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट मतलब किसको घटा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट को क्या है, एक्सपोर्ट को ये। अब अगर एक्सपोर्ट आपका ये ग्रेटर देन इंपोर्ट हो, ठीक है, तो करंट अकाउंट आपका क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा कि सरप्लस है।
और अगर आपका एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट हो तो ये क्या कहा जाएगा, डेफिसिट। ठीक है, तो जो करेंट अकाउंट डेफिसिट जिसको हम लोग कहते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये एक ऐसा सिचुएशन है इन विच इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। मतलब कि जो आपका आयात है वो आयात क्या है, आपके निर्यात से ज्यादा है। मतलब आपके यहाँ जो वस्तुएं या जो सेवाएं जो हैं वो क्या है, वो ज्यादा जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, बाहर से ज्यादा जो है वो यहाँ पे आयात कर रहे हैं, और निर्यात आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जब निर्यात आपका कम होगा, मतलब कि एक्सपोर्ट आपका कम होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो ये करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, ये डेफिसिट में आ जाएगा। और जो तीसरा आपका कंपोनेंट था जिसको हम कह रहे थे क्या, ऑफिशियल रिजर्व्स, या फिर इसी को कहिए आप फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेक्स रिजर्व्स। ये जो फॉरेक्स वर्ड है दरअसल ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज ये पूरा वर्ड होता है, विदेशी विनिमय, इसको लिखे देते हैं, विदेशी विनिमय। और इसी को ये दोनों वर्ड को मिला के क्या कर दिया गया, फॉरेक्स। आई बात समझ में, तो फॉरेक्स रिजर्व्स। तो अब इसमें क्या है कि जो आपका जितना फॉरेन एक्सचेंज है या ऑफिशियल रिजर्व्स इसको कहते हैं। अब इस रिजर्व्स के अंतर्गत क्या होता है इसको समझिए। इस रिजर्व्स के अंतर्गत जो है ये रहता है आपका, जैसे गोल्ड के रूप में आप रिजर्व्स रखते हैं, आप फॉरेन करेंसी जैसे एफसीए बोलते हैं उसको, फॉरेन करेंसी एसेट्स। ठीक है, एसडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर कहते हैं किसको, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्या होता है, ये आईएमएफ आप लोग सुने होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जो है उसकी एक करेंसी होती है, उसको बोलते हैं एसडीआर। दरअसल ये एक राइट्स होता है, इसमें कोटा सिस्टम होता है। इसी कोटा सिस्टम के अंतर्गत जो है वो एलोकेट किया जाता है कि किसका कितना जो है उसमें कोटा बनता है। ठीक है, एसडीआर। इसके अलावे और होता है रिजर्व ट्रांच पोजीशन। ठीक है, इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, ऑफिशियल रिजर्व्स। तो अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो तीन कंपोनेंट जो हैं ये क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हो गए, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्या हो गए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ योर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन टुवर्ड्स योर इकोनॉमी। So it is a statement in which we mentions about the total capital inflows and total capital outflows towards your economy. ठीक है, and there are three components of balance of payments: capital account, current account and official reserves or forex reserves. ठीक है, चले आगे बढ़े। अब इसमें यह है कि जब भी आपका एक्सपोर्ट अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये अच्छा है कि बुरा है, ये अच्छा है, तो आप सरप्लस में आ जाएंगे। जब आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा तो आप डेफिसिट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप आ जाइए। अब जो बीओपी आप कह रहे हैं ये हो गया कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट प्लस ऑफिशियल रिजर्व। ठीक है, अब ये तीनों को आप क्या कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं। अब समझिए इसमें कि जब करेंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है,
करेंट अकाउंट जब आपका क्या है, डेफिसिट में, डेफिसिट मतलब कि घाटे में, और ये घाटे में कब होगा, जब आपका इंपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होगा। तो व्हेन योर करेंट अकाउंट इज डेफिसिट, तो ये अगर डेफिसिट में है तो इसको ऑफसेट कौन करेगा, या इसको बैलेंस कौन करेगा, या तो ये करे या तो ये करे, ठीक है। तो अब अगर कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए कि आपका इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है और आपका एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो आप डेफिसिट में हो गए। तो इस डेफिसिट को आप कैसे कॉम्पनसेट कीजिएगा, कैपिटल अकाउंट से। और कैपिटल अकाउंट क्या है कि एफडीआई, एफआईआई, ईसीबी, है ना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बोरो करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ कि जब आप ज्यादा से ज्यादा बोरो कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ से बाहर से, मतलब कि जो भी फॉरेन के आपके इन्वेस्टर हैं वो आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब वो आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस डेफिसिट को ऑफसेट कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। और ऐसी स्थिति कि जब ये कैपिटल अकाउंट तो छोड़ दीजिए, ये तो इस डेफिसिट को पूरा कर ही नहीं पा रहा है, इवन योर रिजर्व्स, ये क्या है, ये भी अनेबल टू बैलेंस या अनेबल टू ऑफसेट योर बीओपी डेफिसिट। तब आपका आ जाएगा कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आप बीओपी डेफिसिट मतलब कि बीओपी क्राइसिस में है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, मतलब कि आपका करेंट अकाउंट क्या है, डेफिसिट में है। तो ये अगर डेफिसिट मतलब घाटे में है तो इसको कौन पूरा करेगा, ये करेगा कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट पूरा करेगा मतलब क्या, क्या बाहर से निवेश ला रहे हैं या फिर बाहर से क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बोरो कर रहे हैं, ये तो पूरा कर ही नहीं पा रहा है, जो आपके रिजल्ट्स हैं ये भी नहीं पूरा कर पा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी किसमें है, बीओपी क्राइसिस। और जब बीओपी क्राइसिस होगा तो इस सिचुएशन में एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड आफ्टर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करता है, यही बीओपी क्राइसिस के टाइम पे आपको फिनांस करता है। समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन अभी तक? बताइए। कोई क्वेश्चन अभी तक? है? हाँ हाँ, उसको इक्वेशन के तौर पे तो लीनियर इक्वेशन है, ये तीनों एडिशन में है, मतलब कि जोड़ जिसको कहते हैं ना, उस तरह से। क्या करता है? हाँ, आईएमएफ जो है जब बीओपी क्राइसिस होगा तो इसमें आईएमएफ करता है। हाँ हाँ हाँ, किसमें, ऐसे जैसे आप मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर इससे सिचुएशन में ले रहे हैं तो आप जैसे वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, आप अदर जो है दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग वाला बताइए। हाँ इसमें ये वाला, तो इसमें वही चीज है ना कि ये क्या एक सिस्टमेटिक एक रिकॉर्ड हो गया कि आपके यहाँ कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास जो इकोनॉमी में अगर कैपिटल इनफ्लो जो है वो ज्यादा आ रहा है, अब इसमें बहुत सारा सिचुएशन है, जैसे आप मान लीजिए कि इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर और डॉक्टर जो है वो पढ़ रहे हैं और पढ़ के वो काम करने कहाँ गए, विदेश में।
ठीक है। और विदेश में गए और अगर मान लीजिए वहां से वो लोग अपने देशवासियों के लिए निवेश के तौर पे या ऐसे भी अगर कुछ फंड्स और पैसा अगर वो यहाँ भेज रहे हैं, कैपिटल भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए यही कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत क्या हो गया, ये एक तरह का एक निवेश हो गया। ये एनआरआई जो भेजते हैं पैसा, तो ये आपके यहाँ ये माना जाएगा कि ये कैपिटल इनफ्लो हुआ। लेकिन और अगर मान लीजिए कि यहीं से पढ़ाई किए और यहाँ कुछ नहीं, वहां की इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं ले आए, तो ये मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ऐसे आप समझिए कि आपको हम एक स्टडी करने का भी एक तरीका हम आपको बता दिए, इंडिया से कितना कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है पर ईयर। आप ये पता पहले लगाइए कि यहाँ से कितने स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, और बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनका पेमेंट कौन करता है भाई, जाहिर सी बात है यहीं से लोग कर रहे हैं। आई बात समझ में? यहीं से करना मतलब उनके पेरेंट्स कर रहे होंगे, उनके जो अभिभावक हैं वो लोग कर रहे होंगे, है ना, या वो बैंकों से यहाँ लोन लेके गए हैं, है ना, तो बैंक से अगर लोन लेके गए तो ये कैपिटल कहाँ गया, और उसके बाद से हार्डली जो है उसमें से कोई व्यक्ति जो है वो इंडिया में आके कोई कार्य करेगा, तो वो कहा वहीं पे। तो आप देखिए इंडिया से कितना कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ये आप कंफर्म है? चलिए एक सर्वे ये भी आप कर लीजिए, ये भी मतलब इस पे इतना जो है सो ये रिजिड होने वाली बात ही नहीं है। आप जो जानने वाले लोगों में से 8-10 लोग हैं, एक ये भी सर्वे कर लीजिए। अगर वहां है तो भी पैसा रह रहा वही 5-10-15 साल से रह रहा, लेकिन ऐसा जमीन खरीदना होता तो यहाँ खरीदता है, ऐसा इन्वेस्ट यहाँ पे आप नहीं खरीद रहे। हम तो कुछ इस पे कह ना क्या कह रहे हैं नहीं, डिग्री लेके अगर मान लीजिए यहाँ आ जाए तो यहाँ कार्य कर रहे हैं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था तो बढ़ी रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो कैपिटल जो आपका यहाँ से जो आउटफ्लो हुआ, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये आप एक सर्वे कीजिए, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना जो है। ठीक वही स्थिति आप अपने स्टेट को लेके भी कर सकते हैं कि ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है, ये एक मतलब नेशनल लेवल पे आप इकोनॉमी को समझ रहे हैं, आप अपने प्रदेश को भी अगर आपको समझना है तो आप यही कर सकते हैं। यहाँ से कितने स्टूडेंट जो हैं यहाँ से बाहर पढ़ते हैं और कितने लोग जो हैं यहाँ पे कार्यरत है। आप लोग नेशनल इनकम भी पढ़े होंगे, तो इसलिए आप लोग इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, क्लियर? अब इसमें देखिए क्या ये क्लियर हो गया ना जो आप पूछ रहे थे। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड पे किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, अगला क्वेश्चन है। या जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट है इस पे किसका प्रभाव पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट का, करेंट अकाउंट का कि रिजर्व्स का? कैपिटल अकाउंट का। सोचिए थोड़ा ध्यान से। करेंट का क्वेश्चन आप लोग समझे कि नहीं? ये इक्वेशन था ही, आप लोग पढ़े भी थे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस nx, जिसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट था। अब अगर डेफिसिट में है तो ये फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, और ये क्या है, ये आपका आउटपुट था। तो आउटपुट में मान लीजिए कि ये आपका क्या है कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना। अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर डेफिसिट है, इसीलिए जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में है तो इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर एग्रीगेट डिमांड और लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, उस पर ये फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका जो है कैपिटल अकाउंट का मान लीजिए कि आपके यहाँ वो निवेश कर रहा है, एफडीआई, एफआईआई, तो इसका क्या है, ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं, इसका जो है ये हाँ इनडायरेक्ट जो है वो इंपैक्ट, लेकिन इसका करंट अकाउंट का सीधे आपके डायरेक्ट इंपैक्ट जो है ये पड़ता है। दूसरी बात कि अगर आपके यहाँ कैपिटल अकाउंट अगर ये बढ़ रहा है, मतलब कि आपके यहाँ क्या हो रहा है,
कि कैपिटल अकाउंट ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है दो चीजें यहां से साबित होती हैं। एक तो क्या है कि दैट देयर इज अ पोटेंशियल इन इकोनॉमी, ठीक है। पोटेंशियल इन इकोनॉमी मतलब आपकी अर्थव्यवस्था में क्या है, पोटेंशियल है। किस चीज का पोटेंशियल? इकोनॉमिक ग्रोथ का। जैसे अभी इंडिया में क्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं निवेश करने का है तो इंडिया, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इफ योर डिपेंडेंसी इज टू मच ऑन कैपिटल अकाउंट, इट शोज दैट बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ये दिखाता है क्या कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, वो पिछड़ी हुई है। अभी एट प्रेजेंट जो है, जैसे कि करेंट अकाउंट इंडिया का वो कितना डेफिसिट कितना है, करेंट अकाउंट डेफिसिट? कोई आइडिया, कोई नंबर, कुछ तो अंदाजा लगाइए। वेरी गुड। अभी एट प्रेजेंट जो करेंट अकाउंट है वो सरप्लस है। नॉर्मली ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया अगर करेंट अकाउंट मतलब 2.5-3% ऑफ जीडीपी अगर डेफिसिट है तो इतना चलता है, मतलब कि इतना, हाँ। लेकिन एट प्रेजेंट हमारा करेंट अकाउंट सरप्लस है। सरप्लस है का क्या मतलब होता है कि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट जो हमारा वो कम है। हाँ, तकरीबन 0.6% जो है वो जीडीपी का हमारा ये करंट अकाउंट सरप्लस है। आप लोग डेटा चेक कीजिए google.com पे, सीधे करंट अकाउंट सरप्लस देखिए कितना है, तकरीबन $5 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। हुँ? 5.7 बिलियन है ना, 0.6% ऑफ तकरीबन योर जीडीपी। मतलब आपका जो जीडीपी है उसका 0.6%, लिख ही लो आप लोग। ये मेरे ख्याल से मार्च का डेटा है जो लास्ट क्वार्टर का है, 0.6% ऑफ। और ये हम बहुत उम्मीद भी कर रहे हैं कि एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी घटना है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के पर्सपेक्टिव से। हाँ, वो तो डेफिसिट तो नहीं है, डेफिसिट तो भाई डेवलपिंग इकोनॉमी है। आपका जो अगर शुरू से अगर देखिएगा तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट करना होता है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर इंपोर्ट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी आपको लेना है। जैसे कि आप ये देखिए कोविड के टाइम पे जो हम लोगों ने वैक्सीन बनाया था, तो वो वैक्सीन वो पूर्ण रूप से कहाँ है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट मतलब इंडिया के ही अंदर, और उसके साथ साथ हमने उस वैक्सीन को दूसरे कंट्रीज को भी भेजा। तो अब जो ट्रेड आपका है, व्यापार, तो अब जो है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी ये अपग्रेडेशन हो रहा है ना, तो आपके अपने नो हाउ डोमेन का है। और हमारे जो गवर्नमेंट्स के भी जो प्रोग्राम बन रहे हैं वो क्या है कि मेक इन इंडिया, कि आप भाई इंडिया में आइए, निवेश कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, और उसके बाद यहीं से उन गुड्स को क्या कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। तो अब जो आप ये जो इक्वेशंस देख रहे हैं इसमें क्या हो गया कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, मतलब कि आपका आउटपुट बढ़ा। आपने उसके बाद से प्रोडक्ट बढ़ाइएगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, या अगेन यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट। और गवर्नमेंट उसमें क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। तो ये चारों फैक्टर्स आपके क्या हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल आपका लेवल ऑफ आउटपुट पड़ेगा और लेवल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी जो है। तो अब ये चीज जो बता रहा है कि पोटेंशियल आपके इकोनॉमी में है क्या, कैपिटल अकाउंट। बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी भी ये बताता है कि अगर बहुत ज्यादा आपकी निर्भरता कैपिटल अकाउंट पे है तो आप समझिए कि आप बहुत ज्यादा जो इकोनॉमी क्या है कि आपकी पिछड़ी हुई है, ठीक है। और तीसरा ये सिचुएशन क्या है कि करंट अकाउंट अभी तो सरप्लस है, तो 0.6% ऑफ जीडीपी जो है। अब आ जाइए, तीसरा जो था आपका फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो तकरीबन 598 बिलियन डॉलर, मतलब कि आप ऐसे समझिए कि 600 बिलियन डॉलर जो है ये आपका फॉरेक्स रिजर्व, मतलब समझिए कि एक तरह से ये ऑल टाइम हाई पे हम लोग चल रहा है। 600 भी एक बार हम लोग क्रॉस किए हुए हैं।
तो अब कहने का ये मतलब है कि आपका रिजर्व्स जो है वो ऑल टाइम हाई है, करेंट अकाउंट आप सरप्लस में है, कैपिटल अकाउंट जो आपके पास इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं है या अगर पोटेंशियल है या आरओआई जिसको बोलते हैं, आरओआई क्या बोलते हैं बताइए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ है आपके इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ये पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सब कुछ है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिस रफ्तार से जा रहा है कि हम लोग 28 29 आते आते हम लोग जो जापान से भी आगे निकल जाएंगे, जो रफ्तार है? अच्छा हाँ ये भी एक फैक्टर है। हाँ 2 से 3 साल आप सही कह रहे हैं। हाँ तो इस रफ्तार से, तो ये सारे इंडिकेटर्स, अब यही जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें आप जो है इस चीज को डालिएगा, हाँ ये डेटा और ये इसको आप तथ्य को ये डाल। तो अब ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है बीओपी का, कि ट्रेड आप करते हैं तो व्यापार करते हैं तो ये फैक्टर जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो इट अगेन इट क्रिएट्स और इट your level of output will increase, it gives an employment opportunity. At the same time when employment opportunity is there, then there is a demand, aggregate demand in your economy. If aggregate demand in your economy, then consumption will rise. If consumption will rise, then what will happen, consumption बढ़ेगा तो क्या होगा, अगेन फिर यही जो है लेवल ऑफ आउटपुट आपका बढ़ गया और ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो है, अब डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हर सेक्टर में आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है, हर एक सेक्टर में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल जो है ये सिचुएशन आपका है। कोई और क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आइए बताइए, नहीं तो चलिए इसके विषय में कुछ लिख लीजिए, ध्यान रहेगा, या कुछ और बताए इसमें आगे, इसको नहीं, इसको कंक्लूड कर लीजिए पहले बीओपी को, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। Balance of payment, it is a systematic records of economic transactions, economic transactions in इकोनॉमी। इधर बहुत ठंडा है तभी ना आप लोग इतना जल्दी नींद आ जा रहा है। हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट has 3 component, capital account, current account and official reserves ठीक है, लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहला लिखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स is an important concept to know about financial status of the economy। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो इकोनॉमी है उसका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो आप जान जाएंगे। कैसे बताइए, कितना आया कितना गया, तो कैपिटल इनफ्लोज कितना हुआ और कितना कैपिटल आउटफ्लोज हुआ। कंपोनेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व।
करेंट अकाउंट में क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, तो कितना आप गुड्स और सर्विसेज जो है आप अपनी इकोनॉमी के बाहर जो है वो दे रहे हैं, मतलब कि भेज रहे हैं, और कितना आप रिसीव कर रहे हैं। तीसरा एक उसमें क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मान लिया जाए कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा निवेश है, मतलब ज्यादा से ज्यादा निवेश हो रहा है, इसका मतलब कि पोटेंशियल आपके यहाँ क्या है वो ज्यादा है। और पोटेंशियल कब है, अभी हमने बताया कि आपको कि आरओआई जिसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी आपके पास हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी आप जो है पता कर सकते हैं बीओपी से। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब बाहर। ठीक है, तीसरा लिखिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, export minus import, a component of aggregate demand. Component of aggregate demand signifies that how much goods and services are exported and import. If export is greater than import, it leads toward an increase in level of output. आपका लेवल ऑफ आउटपुट क्या है वो बढ़ेगा, इट इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। साइमल्टेनियसली employment generation and increase in aggregate demand। तो अब डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, डिमांड आपका बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना होगा मतलब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आपका क्या है, ये जो वाई जो हम लोग जो पढ़ते हैं ये क्या है, ये बढ़ जाएगा। साइमल्टेनियसली employment generation and increase in aggregate demand। ठीक है, एक बार ये मैकेनिज्म समझ लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा कोई भी आंसर को आपको लिखना, किसी भी क्वेश्चन को, उसके बाद से आपको केवल डिकोड करना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म समझ लीजिएगा तो बहुत आसानी से लिख लीजिएगा। एंड यू विल क्रिएट योर ओन पॉइंट्स ऑल्सो, जैसा कि मैं आपको कई बार कह हुआ है ना, कि आप अपना, और रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आप इसको सीख जाइएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि एग्जाम होने वाला है, तो अभी करंट अकाउंट सरप्लस है, डेटा आपके पास है, मालूम है सबको कि दैट 0.6% ऑफ जीडीपी इज योर करंट अकाउंट सरप्लस। अब यही मान लीजिए कि क्वेश्चन को ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं पूछ रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि दैट व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ, जैसे कि क्वेश्चन ही हम आपको बना देते हैं कि जैसे कि यही पूछ दे कि इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब इसी को बोल दे डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, या आपका ओपिनियन पूछ दे। ठीक है, या आपका कोई एक विजन, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स का, या पूरा एक लंबा जो है एक स्टेटमेंट देते हुए एक पैराग्राफ का क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन देके आपका जो है सारा मोरल से लेके कॉन्फिडेंस जो है सब हवा हो गया,
कि भाई ये तो पढ़े ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, क्या पूछ दिया। ये सब है कि उस सिचुएशन को कैसे आपको हैंडल करना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पे आप उसको हैंडल कीजिएगा। अब है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास से ही आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमी का नेचर पकड़िए। तो भाई क्या है, तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, किसी तरह से इसको खींच कर लाइए एग्रीगेट डिमांड के पास। तो कैसे आप कीजिएगा एग्रीगेट डिमांड के पास, तो आप देखिएगा तो रिसेंट में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो रिसेंट में अगर गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन आपको ये पता है, जैसे कोई भी प्रोग्राम याद आ गया, जैसे कि मेक इन इंडिया ही आपको याद आ गया, डिजिटल इंडिया ही याद आ गया, अब इसी का इस्तेमाल करके कैसे आंसर जो है बढ़िया आंसर लिखा जाए, इसको समझिए। अब डिजिटल जो इंडिया है वो क्या है, अब देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं इसमें। डिजिटल इंडिया क्या है बताइए, तो कोई बताएगा? डिजिटल इंडिया कोई बताएगा इसको कैसे, इसको बीओपी से या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट से जोड़ देते हैं, आपको बताते हैं व्हाट इज डिजिटल इंडिया है। एक पहले कोई भी वर्ड सुने कि नहीं आप लोग, क्या है डिजिटल इंडिया? हाँ, इन्हीं के आंसर से बताते हैं। डिजिटलाइजेशन, हाँ क्या, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यही आप कह रहे हैं ना। अब देखिए एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सिस्टम आपका जो है, जितना गवर्नमेंट सर्विसेज है या इकोनॉमी इन डिजिटल फॉर्म इसको कहिए, तो अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब आप डिजिटल जब कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी क्या चाहिए? अपग्रेडेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी को क्या करना है? अपग्रेड करना है। अब जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो विदाउट स्किल तो होगा नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? आपको स्किल करना होगा। तो अब स्किल करना होगा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आप जब करेंगे तभी क्या हो गया कि इकोनॉमी या जितना सर्विसेज है, इवन ट्रेड जो है वो क्या है, वो डिजिटल फॉर्म में है। अब इसके लिए और क्या होगा कि बिना पैसे से तो कुछ होगा नहीं, तो जितने आपके फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या हो जाएंगे? डिजिटल हो जाएंगे। ये स्किल, ये सब जो आपका एजुकेशन, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब डिजिटल हो जाएगा। और ये सब जब डिजिटल हो जाएगा, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपके नो हाउ डोमेन में है, जिसको आप जानते हैं, उसको आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने ही टेरिटोरी के अंदर आप क्या कीजिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो तीन टर्म आप लोग जानते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो अगेन योर कंजम्पशन विल राइज, कंजम्पशन विल राइज, इट लीड्स टुवर्ड्स योर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीमेंट। वो होगा तो फिर से आपका ये बढ़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा जब आप बढ़ेगा, इसका डिमांड जब बढ़ेगा, तो देन और इसकी क्वालिटी इनहेंस करेगी, तो इसका और डिमांड आपके टेरिटोरी के बाहर भी होगा, आपके आउटसाइड टेरिटोरी। तब आप इसको क्या करेंगे? ये सब चीजों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो अगेन इट विल दैट द कैपिटल इनफ्लोस टुवर्ड्स इकोनॉमी विल इंक्रीज, और आपका जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्या है, ये बना के नहीं, वैलिड पॉइंट है कि नहीं? और रिसेंट पास्ट में आप बता दीजिए कि ये इन सेक्टर्स में, इन सर्विसेज में जो है हमारा क्या हुआ है, वो ट्रेड ज्यादा है। वो आपको डेटा मिलते ही रहता है नेट पे, बस इसी को लिखना होता है। समझ गए? तो ये मैकेनिज्म अगर आप समझ गए तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं किया जा सकता। अब केवल उसको आपको डिकोड करना है, ठीक है। तो क्या लिखे? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। तो ये कौन सा पॉइंट आप लोग लिखा था? नहीं, थर्ड पॉइंट मतलब पॉइंट बताइए ना। हाँ, अब नेक्स्ट आगे लिखिए। हाँ, इफ, हाँ अगला लाइन है, इफ कैपिटल अकाउंट
if capital account is increased, capital account is increased, it is reflected by the size of foreign investment, which shows, जो दिखाता है, which shows that there is a potential in मार्केट इकोनॉमी या डोमेस्टिक इकोनॉमी, अगर हम यहाँ की बात करें तो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो एक डोमेस्टिक इकोनॉमी जो आपकी है उसमें क्या है, एक पोटेंशियल है कि इसका साइज कितना ज्यादा है। जैसे कि आप लोग बजट भी पढ़े हैं, तो मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है, उस बजट के साइज से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना जो है ये खर्च किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका टोटल बजट ही अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ का क्या होगा, कुछ नहीं। 100 करोड़ का वो भी कुछ कम। अब यही है कि कितना का बजट ये हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अब जैसे कि बिहार में टोटल निवेश करना है, तो बिहार में निवेश ही आप करना है 100 करोड़ रुपया, तो क्या होगा, बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 38। तो 38, तो एक डिस्ट्रिक्ट को कितना मिला, 2 से 2.5 करोड़। 2 से 2.5 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, कुछ नहीं, नथिंग, अगर इक्वल उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर डिस्ट्रिक्ट वाइज करें तो। इसी से निवेश से क्या होता है ये पता चलता है कि आपका कितना साइज है। प्लस दूसरी बात की कोई व्यक्ति कहीं भी निवेश नहीं कर देगा, उसको क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर नहीं मिला तो वो निवेश नहीं करने जा रहा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट आगे। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, monetary and fiscal policy, inflow of foreign exchange, inflow of foreign exchange, inflow of foreign exchange, ठीक है। further explains about expansionary or contractionary policies, फुल स्टॉप। अब रुकिए यहाँ पे थोड़ा समझिए। अब ये क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग क्या करते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग ये करते थे कि जो मनी सप्लाई हमारा होता था उसको हम लोग कैसे संतुलन में लाते थे। तो चेंजेज इन इंटरेस्ट रेट में कोई परिवर्तन हम करते थे, और जो आपका मुद्रा आपूर्ति है, मनी सप्लाई, उस पर क्या करते थे, एक नियंत्रण करते थे। फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करते थे, फिस्कल पॉलिसी में टैक्स में कोई चेंजेस करके, पब्लिक एक्सपेंडिचर में कोई चेंज करके, पब्लिक डेट में कोई चेंज करके हम लोग क्या करते थे, पॉलिसीज को ये कंट्रोल करते थे। अब क्योंकि इसका एक कंपोनेंट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज या जो आपका जो रिजर्व्स है, अब इस पे कैसे वो नियंत्रण करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास क्या है, ये मुद्रा अगर आ रहा है ना, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज आपका बढ़ रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज कब बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा, हाँ, तो जब एक्सपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हैं तो वो क्या रहा है कि मनी सप्लाई जो आपका ये आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है, इस पे भी क्या है, इसका एक प्रभाव ये पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि एक्सचेंज रेट अगर आपका बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट अगर बढ़ रहा है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि 80 रुपीज से $1 इज इक्वल टू 83 INR, अभी एट प्रेजेंट यही रेट चल रहा है। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 85 INR हो गया। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा बताइए,
किस केस में आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जैसे यहां से आप यहां आ रहे हैं और दूसरा सिचुएशन है आप 85 से 83 जा रहे हैं, बताइए। अगर बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा है, 83 से 85 आ रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। और इस केस में इंपोर्ट, इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, चाह रहे हैं आप, इंपोर्ट विल बी चीपर। तो इंपोर्ट जब चीपर होगा, इंपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो आपका एक्सपोर्ट क्या, तो नेट एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें दो तरह की बातें आती हैं, एक होता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब डिवैल्यूएशन मतलब ये क्या है, ये पॉलिसी मेजर है ना, मतलब कि ये नीतिगत तौर पे ये निर्णय लिया जाता है। और ये क्या हो जाता है, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में ये मार्केट ड्रिवन है, ठीक है, मतलब कि ये मार्केट के द्वारा क्या है, ये जो है डिप्रिसिएशन आपका हो रहा है। अब इसमें ऐसे समझिए कि पहले आपको एक, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गुड्स आप जो है ये क्या कर रहे हैं, आउटसाइड टेरिटोरी आप बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो पैसा कहाँ आएगा, आपके पास आएगा। तो पहले आपको वो पैसा किस में दे रहा है, $1, तो $1 के बदले उसको क्या करना है, 83 रुपी जो है उसको क्या करना है, वो पे करना है। अब उसको कितना पे करना है, 85। तो 85 जब उसको पे करना रहेगा तो अब वो क्या करेगा, अब आपके यहां से वो सामान नहीं लेगा। और जो आपका एक्सपोर्ट है उसके लिए क्या है, इंपोर्ट है। जैसे ट्रेड में दो ही चीजें ना होती हैं, ट्रेड जब आप कर रहे हैं तो या तो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये दोनों क्या होता है, ये साइमल्टेनियसली होता है। तो अब अगर हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसके लिए ये क्या है, इंपोर्ट है। तो अब कल तक उसको एक जो है डॉलर के लिए 83 देना पड़ रहा था, अब उसको 85 देना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो कॉस्टली हो जाएगा तो आपका ये क्या करेगा फिर उसके बाद से, उसके लिए यही इस पे सिंपल सिचुएशन है। तो एक्सचेंज रेट आपका ये बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, यही है। इसीलिए डिप्रिसिएट किया जाता है, डिवैल्यूएट किया गया। तो डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। नॉर्मली चाइना के केस में आप लोग ये देखते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन ये बहुत हेल्दी प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, नहीं ये बहुत हेल्दी प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। अच्छा ठीक है, चल नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना, वो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बता रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी जब आप बनिएगा तो उसमें ऑटोमेटिक जो है करेंसी, जैसे कि अगर आज के डेट में दो, मान लीजिए कि दो कोई देश है एक्स और वाई, इनमें से कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है इन दोनों में से, लेकिन एक्स और वाई भी आपस में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो डॉलर में, तो ये इंपैक्ट ऑफ यूएसडी है। क्या हो गया इतना, क्या किस बात को लेकर आप लोग हंस रहे हैं, अमेरिका का नाम सुनते ही हंसी आ रही है। हम्म हम्म तो बताइए और लोग को भी हंसाइए, सुबह सुबह हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हाँ क्या हुआ है? उससे क्या फर्क पड़ता है, हंसी आ रही है तो हंस दीजिए। हाँ ऐसे भी आप जाइएगा सुबह सुबह तो पार्क में लोग हंसते रहते हैं। हाँ
नहीं सही, उसका स्वास्थ्य हाँ, तो इसी तरह आप लोग भी हंस दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, करेंट अकाउंट। कुछ सेकंड के लिए हंस दीजिए, उसके बाद फिर शुरू हो जाइए पढ़ाई। देखिए शुरू भी हो गया करेंट अकाउंट। चलिए करेंट अकाउंट में लिखिए, करेंट अकाउंट मीन्स लेवल ऑफ current account means that level of export and import, ठीक है। if export is greater than import, then current account is in surplus. If import is greater than export, it means current account is in deficit. नीचे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, in export and import both visible goods and invisible trade, दृश्य और अदृश्य, are included. ठीक है, मतलब कि दोनों हो गए, इसमें ट्रेड में क्या हो जाएगा, गुड्स भी हो जाएगा और सर्विसेज भी आ जाएगा, ठीक है। अगला नीचे लिखिए, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हो गया, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए। इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गए, तो उसमें बोरोइंग मतलब क्या हो गया, जो आप कर्ज लेते हैं बाहर से। दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग कर्ज लेना। दूसरा हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाँ बोरोइंग, इतना देर में लोग बोरो भी कर लिया, अब या बोरोइंग पे ही है। दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा लिखिए एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेट। तो अब इसमें जो प्राइमरी जो आपके या जो प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गए, ये शुरू वाले हो गए, कौन, बोरोइंग हो गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी कौन कौन सा हो गया बताइए कोई, एफडीआई हो गया और एफआईआई, वो भी लिख लीजिए उसी के बगल में। व्हाट इज इक्विटी कैपिटल, जो शेयर मार्केट में आप लगाते हैं, बताते हैं अभी आते हैं उस पर भी हम आते हैं। हो गया, अब लिख लीजिए आगे फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आता है कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज। मेरे ख्याल से ये 2012, 13, 14 इस टाइम पे यूपीएससी में एक दो बार पूछा है ये, और ये मतलब लगभग किसी न किसी एग्जाम में है। हाँ फॉरेन एक्सचेंज, पहले लिख लीजिए एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट्स। दूसरा
दूसरा लिख लीजिए गोल्ड। तीसरा SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स तीसरा लिखिए। ये चौथा रिजर्व ट्रांच पोजीशन, रिजर्व इसमें भी ये सब रिजर्व जो है ना इनके साथ आरबीआई के पास होता है। हाँ, रिजर्व ट्रांच पोजीशन जैसे जो IMF के जो प्राइमरी रिकॉर्ड्स हो गए ना ये उसके रूप में जो है वो लोग रखते हैं। जैसे SDR वाला हो गया, तो एक तो हो गया इस रूप में रखेंगे, SDR के रूप में रखेंगे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स गोल्ड के रूप में रखिएगा, और FCA फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये जो हो गए ये आपके हो गए फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका ये कंपोनेंट। और इसमें क्या क्या था आपका बोरोइंग, बोरोइंग में भी दो तरह का बोरोइंग था, क्या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो आपका था वो था, और इसके अलावा अब क्या था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें दोनों आ गए आपके FPI और FDI, FPI को ही FII कहते हैं, हाँ पोर्टफोलियो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका और क्या था NRI डिपॉजिट्स हो गया, इसके अलावा और आपका क्या था बैंकिंग कैपिटल, फिर हो गया आपका शॉर्ट टर्म डेब्ट, आप जैसे ADR GDR दो तरह के, और आपका ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब इसमें हो गया जैसे कि अब एक ADR होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, GDR हो गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। एग्जाम में आप लोग के बस यही फुल फॉर्म तक ही पूछेगा, बहुत ज्यादा इसमें मतलब ये स्टेट PCS इवन सिविल सर्विसेज में भी अब थोड़ा थोड़ा इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ कुछ इसके इम्पोर्टेंट, जैसे IDR हो गया इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी है ना, अब वो क्या कर रही है कि अगर उसको ये पैसा अगर लेना है, उसको मान लीजिए कि फॉरेन में अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, उसको मतलब अपने को स्टैब्लिश करना है, तो वो क्या करती है IDR जो है एक वो इश्यू किया IDR के तौर पे। इसी तरह अमेरिकन कंपनी है और एक GDR हो गया ग्लोबल के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह से भी ये जो है लोन जो है ये लिया जा सकता है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा आपका और जो आपका करेंट अकाउंट था, अब इस चीज को अब आप समझिए, जो करेंट अकाउंट है इसके अंतर्गत जो आपके कंपोनेंट है वो क्या है विजिबल ट्रेड प्लस इनविजिबल ट्रेड। अब इसमें सर्विसेज भी है। ठीक है, अब ये जो हो गए आपके ये सब कुछ हो गए ये करेंट अकाउंट, यही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि अब कितना आया और कितना गया, और ये उसके कंपोनेंट्स हो गए। क्लियर हो गया? हाँ है?
सर्विस में बताया नहीं, जैसे कि स्टूडेंट है वहां पे जा रहा है, पढ़ रहा है, वहीं जो है काम करने लगा, या कोई डॉक्टर है वो वहां पे चले गए, किसी भी तरह का आप जैसे कि मान लीजिए कि बैंक में ही कार्यरत है, सब जो है वही। आप अगर निवेश किए हैं, डिविडेंड आपको मिल रहा है। अब इसको फिर से जो नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोग ये पढ़िए, तो उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि अगर डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब जो है आपको आपके इनकम हो गया। ठीक है, ये आपके इनकम हो गया। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन अभी तक आपका, या जो नहीं समझ में आया हो? हाँ बोलिए, पूछना है कुछ? ट्रांसफर पेमेंट जो हम लोग कहते हैं वो सब्सिडी को कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, ट्रांसफर पेमेंट को सीधे ट्रांसफर आप मत समझिए। यहाँ जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट कहने का जो एक बहुत टेक्निकल मतलब है कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, या फिर जैसे जो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन दे रहा है, वेलफेयर। ट्रांसफर पेमेंट का ये मतलब नहीं हुआ कि आपका कोई मित्र वहां पे डॉक्टर है, वो नौकरी कर रहा है और उसने आपके बैंक अकाउंट में पैसा कर दिया है, ये हरगिज नहीं, इस चीज को एकदम दिमाग से हटा लीजिए। अधिकांश लोग इस नाम को सुनते ही यही कंफ्यूजन पड़ जाते हैं। ट्रांसफर पेमेंट जो ट्रांसफर, हस्तांतरित भुगतान हिंदी में लिख देगा। अब लोग सीधे ये सोचेंगे भाई ट्रांसफर पेमेंट नाम तो यही है जो ट्रांसफर कर रहा है। नहीं, ये क्या है, जो गवर्नमेंट जो आपको देती है सब्सिडी, इस केस में ही वो डिफाइन है। कहीं के लेवल में, जैसे अमेरिका में भी अगर दे रहा है तो क्या उसमें ट्रांसफर पेमेंट जो है ये वहां पे वहां भी मिलता है, ऐसा नहीं है। स्कॉलरशिप जैसे दे रहा है, ये भी एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट हो गया। आपका जो क्वेश्चन है वो इससे संबंधित है कि आपके कोई मित्र मान लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम में या फिर कहीं मान लीजिए बाहर जो है वो कार्यरत है, नौकरी कर रहे हैं, और उन्होंने आपको कुछ पैसा या फिर, तो ये बिल्कुल आएगा। एनआरआई अभी लिखे है ना हम लोग, एनआरआई डिपोजिट, एनआरआई डिपॉजिट कर रहा है वहां पे बैंक अकाउंट में, ये आपके बैंक अकाउंट में दे दिया, तो ये पैसा कैपिटल इनफ्लो, ये रिकॉर्ड किस चीज का है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हम करेंगे, कितना आया और कितना गया, ये कह रहा है। ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपका नेशनल इनकम हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे उसमें एक आप लोग लिखे होंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी पता इससे चल जाता है, बिल्कुल पता चल जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कि बाहर का कोई प्लेयर यहाँ आईपीएल खेलने आया, पैसा यहाँ कमाया और कहाँ लेके गया, और पैसा यहाँ जो है वो कमाया, और वो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट खोला, और उस बैंक अकाउंट में उसने पैसा यहाँ रख दिया, और ये कहा कि भाई अगली बार हम आएंगे तो हम इसको खर्च करेंगे। खैर ऐसा होगा नहीं, थ्योरेटिकली सोचने में क्या जाता है कि अब तो इसमें साल भर जो आपके यहाँ ये तो पैसा कहाँ रहा, ये एसबीआई तो यहाँ रहा, ये इसमें ऐड होगा। नेट नॉन फैक्टर, फैक्टर इनकम क्या होता है पहले इसको समझिए। फैक्टर इनकम केवल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं है। देखिए, फैक्टर इनकम का मतलब हो गया ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड लिखा गया है, तब एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा। अगर आप अब्रोड मतलब वर्ड यूज नहीं कीजिएगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आएगा, समझ रहे हैं? जैसे जब भी फैक्टर कॉस्ट हम लोग कहते थे नेशनल इनकम में, तो नहीं, तो इन्फ्लेशन नॉमिनल रियल में आ जाएगा, वो उसको रखिए। जब भी फैक्टर वर्ड हम लोग यूज करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसमें इनडायरेक्ट टैक्स अभी नहीं इंक्लूड किया है। जैसे फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया कि अब इसमें क्या है कि जो मार्केट प्राइस है आपका, है ना, एमपी मतलब मार्केट प्राइस या करंट प्राइस, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को आपने क्या किया, हटा दिया। ठीक है,
और अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो उस सब्सिडी को ऐड कर दीजिए। ये फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया, आप ऐसे समझिए कि फैक्ट्री के लेवल पर, आप एक लाइन में अगर इसको समझना है तो समझिए, मतलब कि देयर इज नो टैक्स इनकर्ड इन दैट। जैसे इसको बनाने में जो खर्च लगा, कोई ये कमोडिटी है, इसको बनाने में हमको जो खर्च लगा, तो जैसे आप ऐसे समझिए ना, आपको एक शर्ट खरीदना है, बहुत साधारण एग्जांपल हम आपको देते हैं। तो शर्ट खरीदना है, तो आप अगर मान लीजिए कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि बड़ा मॉल शोरूम में गए, पूछे कितने का शर्ट है, तब बोलेगा कि भाई 2000 रुपए का। अच्छा ठीक है, बोरिंग रोड में आउटलेट है, वहां आइएगा तो आपको कितने का मिलेगा, 1800 रुपए का। फिर और थोड़ा जो है सो कहिएगा कि अच्छा ठीक है, ये कहाँ से ले आते हो भैया, तो बोलेगा कि भाई आप चले जाइए मीठापुर, वहां गोडाउन, वहां गए तो कितने का मिला था आपको, 1500 रुपए का। फिर उससे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपने लिया और ये कहा कि ये आता कहाँ से, तो अरविंद मिल वाला बनाता है लोग, ठीक है चलिए एक नाम भी ले लिया। तो वहां आप चले गए, तो वहां कितना है, तो बोला कितना इसका मैन्युफैक्चरिंग है, तो 750 रुपए। तो लेकिन हम आपको एक नहीं देंगे होलसेल में। अच्छा ठीक है, तो 10 ले लेते हैं, हमारे 10 फ्रेंड लोग हैं। तो आपने क्या किया कि उस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है कि मतलब कि सीधे अब वो जो फैक्ट्री जहां बन रहा है वो कितने का है, 750 रुपए का। और फाइनल जो आपका सबसे बड़ा जो शोरूम है वहां आया तो कितना आया, 2000 रुपए में। तो अब ये बीच में ऐसा थोड़ी है कि आपको बोल ये इतना, इतने चेन उसमें लगे हैं कि हर चेन पे क्या है, अलग अलग कॉस्ट और टैक्स जो है वो ऐड होता गया, और उसको वो जोड़ते जोड़ते फाइनली वो 2000 रुपए में गया। तो जो आपने मैन्युफैक्चरर के यहाँ से सीधे लिया, दैट इज कॉल्ड योर फैक्टर। भाई वो उतना बड़ा जो है आप, वो तो साधारण सी बात है समझने वाली। इसके लिए कोई बहुत बड़ा आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है या फिनेंशियल इकोनॉमिक्स, ऐसे ही समझ जाएंगे आप। आई बात समझ में? अच्छा वो बता देते हैं हम, नहीं वो बता देते हैं उसको। हाँ अब ठीक वैसे ही जैसे आप मान लीजिए कि रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, एक सेकंड बातचीत नहीं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वही गोलगप्पा आप वहां खा रहे हैं 300 रुपए का, और वही जो है एकदम मैन्युफैक्चरर के यहाँ से आप ले रहे हैं तो एक दो एक्स्ट्रा ही मिला, तो यही फैक्टर कॉस्ट है। तो अब इसमें क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें क्या, तो जब मार्केट प्राइस आएगा तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। जैसे कि खाना खा रहे हैं तो उसमें जीएसटी, यहाँ जीएसटी आपको नहीं देना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यही चीज होता है। तो जो नेट फैक्टर इनकम है, तो आपके यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो कार्यरत है, और जो बाहर के लोग जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो इस पैसे को आपको क्या करना है कि वो नहीं इंक्लूड करना हो। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि टोटल कैपिटल इनफ्लोज और टोटल कैपिटल आउटफ्लो। तो इनफ्लो जो आपका हो रहा है, तो मान लीजिए कि जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट ज्यादा, इसको कौन ऑफसेट करेगा, तो कैपिटल अकाउंट से। तो अब मान लीजिए कि आपकी सेविंग जो है, जैसे इंडिया की सेविंग रेट जो है अगर 28, 27, 29% के अराउंड, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो मान लीजिए कि अगर 35% है, तो ये जो 7 to 6% का जो है ये कैसे कॉम्पनसेट करते हैं, कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट मतलब एफडीआई, एफआईआई, इनको हम लेके आएंगे, यही कॉम्पनसेट करता है, समझ गए। तो कहीं भी फैक्टर कॉस्ट आ गया तो यही कि मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उस लेवल किसमें, नहीं नहीं बहुत है इसमें, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह भी अब होता है। मैं इसलिए पॉज किए कि थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल वो अंडरस्टैंडिंग भी तो जरूरी है ना। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको एसडीआर या आईएमएफ की एक मुद्रा हो गई है ना। अब इसमें जो है हर कंट्री का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे ज्यादा जैसे इसमें यूएस डॉलर का है, फिर उसके बाद से आता है जो है ये चाइना का जो हो गया युआन का, फिर उसके बाद से जापानीज येन है, ब्रिटिश आपका जो पाउंड जो हो गया, यूरो हो गया, यही एसडीआर। तो ये लोग कोटा है, जिसका ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है उसका उतना कोटा होगा। ये आईएमएफ की एक तरह से समझिए करेंसी, इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में अक्सर आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर, द स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये पेपर करेंसी किसको कहते हैं, पेपर गोल्ड है वो एसडीआर कहते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और फॉरेक्स रिजर्व समझ ही रहे हैं, जिसमें आपको गोल्ड के रूप में और फॉरेन करेंसी के रूप में जो है आरबीआई ये मेंटेन करते रहती है,
जो तकरीबन जो है 598 बिलियन डॉलर जो है। अब ये रिजर्व्स इसलिए जरूरी होता है कि इसी रिजर्व्स के ग्राउंड पे ये रिजर्व्स, अगर आपका रिजर्व्स ज्यादा हो रहा है तो रिजर्व्स अगर ज्यादा हो रहा है तो, और ये सरप्लस हो रहा है, तो ये सरप्लस हो रहा है, रिजर्व्स आपका बढ़ रहा है, इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि यू आर ऑन द राइट पैथ। आप डेवलपिंग इकोनॉमी से बहुत जल्दी डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है और बहुत क्विकली बढ़ना है कि हमारा सारा जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, तो कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है। जैसे इकोनॉमी कोई अगर आपको जांच करना है तो सबसे पहले एक एक करके लिखिए, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा कि व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इमर्जिंग ट्रेंड्स जो इकोनॉमी के, तो हमेशा ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसको आपको अपडेट करते रहना है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो ये लिखिए, फिस्कल डेफिसिट। मतलब आपको हमेशा ये अपडेट हमेशा नोटबुक में रखना है कि अभी इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना है। ठीक है, दूसरा लिखिए, फिस्कल डेफिसिट के बाद जीडीपी ग्रोथ। हमेशा आप लोग न्यूज़पेपर में या जो भी देखिए, हमेशा देखिए कि इस क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितना है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ। तीसरा लिखिए, इन्फ्लेशन। दोनों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे और होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो अभी डेफिसिट नहीं, अभी क्या है, सरप्लस है। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया आपका, ये हो गया ये। उसके बाद से नीचे लिखिए पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम लिखिए। पर कैपिटल, हाँ नेक्स्ट लिखिए, परचेजिंग पावर, जीडीपी परचेजिंग पावर पे। ठीक है, मतलब कि आपकी जैसे परचेजिंग पावर में आपकी क्या स्थिति है, ये हमेशा आप लोग को क्या करना है, ये अपडेट आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद से और लिखिए एक्सपोर्ट, मतलब कि ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सिस्टमैटिक इकोनॉमिक रिकॉर्ड हो गया, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। अब इसमें जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर पूछा जाए वो क्या है, उसको भी लिख लीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें सर्विसेज नहीं आएगा, केवल विजिबल्स आएंगे। विजिबल्स मतलब जो फिजिकल गुड्स दिखाई देते हैं, और जो मर्केंटाइज ट्रेड कहते हैं उसमें दोनों हो गया, एक्सपोर्ट आप कितना कर रहे हैं और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, इसके को। तो जब भी टेबल वगैरह पे इकोनॉमिक सर्वे में भी जो आता है, ये आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका ट्रेड कितना है। तो अब है कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो है ट्रेड कहाँ होता है, तो 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो निकल के आते हैं। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा जो है, आप लोग को ये चेक करके लाना है, सबसे ज्यादा जो है एफडीआई कहाँ से आता है, किस कंट्री से, इसको चेक कीजिएगा, इतना घबराना नहीं है। ठीक है, एफडीआई सबसे ज्यादा जो है कहा, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा ट्रेड आपको कहां से होता है। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कहां से होता है, इंपोर्ट सबसे ज्यादा इंडिया कहां से करता है, मतलब इंडिया सबसे ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कहां करता है, यूएस से। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से करता है, और सबसे ज्यादा मर्केंटाइज ट्रेड कहां से होगा, मतलब एक्सपोर्ट प्लस ट्रेड दोनों एक्टिविटी ज्यादा कहां से हो रही है। इंडिया में सबसे ज्यादा एफआईआई कहां से आ रहा है, हम वही कह रहे हैं कि ये चेंज होते रहता है।
हाँ, तो ये आपको अपडेट करना है और ये अपडेट कीजिए। और आपको कहाँ से, जो ऑथेंटिक जो आपका ये इकोनॉमिक सर्वे और यहाँ, और यही आंसर राइटिंग में आपको डालना है। तो आपके जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपका वेटेज बढ़ेगा, कहानी लिखने से नहीं बढ़ेगा कि ये बढ़ा तो वो, ये मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को और इस फैक्ट्स का इस्तेमाल करके आप कोई भी आंसर जो है बेहतर लिख सकते हैं, और यही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट होता है। डाटा के साथ ही लिखना है। और डेटा में भी ऐसा नहीं कि डेटा जो बना हुआ है कि अब आप ये याद कर लीजिए कि भाई फिजी गुयाना के साथ पिछला 10 साल से कितना, ये इरेलीवेंट डेटा है, किसी को कोई मतलब नहीं है इससे। यही काम का चीज है ये जो आपको बता रहे हैं, और इतना ही डेटा रखना है। डेटा जो है वो डेटा याद करने का कोई मतलब नहीं है, तो डेटा बैंक हम कहा बनाते लोग। आरबीआई में भी जो हैंडबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी है या इकोनॉमिक सर्वे, सब डेटा नहीं देखना होता है। समझ में आ रहा है क्या, कि जीडीपी अगर है तो अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। पिछले 2 साल में जितने क्वार्टर में, अब जैसे आप कोविड आप मान लीजिए, तो कोविड के टाइम पे क्या है, एक आपको सबको ये काफी पॉपुलर डेटा था, -23.9% से जो है ये तो काफी पॉपुलर था। समझ में आ रहा है, ये जो है ये जितने न्यूज चैनल वगैरह में ये क्या है, ये डेटा इतना ज्यादा ये मतलब प्रचारित हुआ, नेगेटिव -23.9%। अप्रैल 2020 में नॉट अ सिंगल ऑटोमोबाइल वाज सोल्ड। ये सब क्या है, ये सब जो है काफी मतलब ये इसको कहते हैं कि फेमस ही हो गया डेटा। कोविड के टाइम लॉकडाउन था, तो अब वहां से आप एक रेफरेंस पॉइंट आप ये लेके, दूसरा की जो आपका बेस ईयर है, लिखिए आगे, बेस ईयर, बेस ईयर जो चेंज करते रहता है, उस बेस ईयर से और आज आप कहाँ हैं, उस बेस ईयर का तो डेटा चेंज नहीं होना है। ऐसे ही आप इस तरह से जब आप लिखिएगा 1991 जो आपका है, हाँ, तो ऐसे आपको इसका इस्तेमाल करके, और ये हमेशा टेबल, इसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे फॉरेक्स रिजर्व जो है आप तुरंत देखिए तो कितना 598 बिलियन डॉलर, 0.6% ऑफ योर, और ये क्या मार्च 2000 कब का डेटा है, 24 का। तो ये अगर आप इस साल अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, that 0.6% of GDP, तो our current account is surplus। तो 0.6% ऑफ जीडीपी, इसका मतलब कि कितना है, तकरीबन $5 बिलियन के हम लोग सरप्लस में, करंट अकाउंट सरप्लस। तो अब इस तरह से आप इसको ये डाल सकते हैं, इसका यही इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। और $57 बिलियन, हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में ना, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो ऑथेंटिक जो सोर्स, जैसे आरबीआई के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां मिलेगा। तो ये कब का है, 657, हाँ, तो ठीक है, उसको आप ये डाल सकते हैं, मतलब $650 बिलियन का आपके पास, ये ऑल टाइम हाई है। हाँ, तो वही 57 जो है, तो ये आपका जो है रिजर्व है, ठीक है। तो इसको आप लोग ये, अब अगर एग्जैक्ट नहीं याद आ गया कि 653 है कि 657 है, तो इसका क्या है, तो नियरली अबाउट 650 लिख दीजिए। हाँ, तो अब ये नहीं कि जिस समय हम आंसर लिख रहे हैं उसी समय का नहीं, और नीचे सोर्स लिखा जाता है कि सोर्स क्या है, तो ये ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर, और यही चीज आपको बिहार के साथ भी करना है, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है अगर आप उसको लिखना है तो ठीक है। इस नोट पे है, आप लोग का और भी क्लास होगा।